हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, साइंस सैंपल पेपर। ये सैंपल पेपर बच्चों सीबीएसई ने 2020 टू 2021 मतलब जो अभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कल ही डेट अनाउंस हुई है 4 मई टू 10 जून के बीच में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर का अब हम सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बट जो बच्चे नए आए हैं अभी चैनल पे, मैं आपको बता दूं बच्चों, एक तो सैंपल पेपर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, उसको आप चेक कर लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2020 टू 2021 सीबीएसई ने ये सैंपल पेपर रिलीज किया बच्चों, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन का लिंक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, और सुनो, पिन कमेंट में और क्या मिलेगा आपको, पिन कमेंट में बच्चों आपको मैं पीडीएफ का लिंक दूंगा, मैथ्स का भी आपका और साइंस का भी सैंपल पेपर का, साथ में इसका जो सॉल्यूशन है या इसका जो मार्किंग स्कीम है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाया नहीं है, तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, तो देखते ही आप उसका आंसर कर लोगे। ठीक है, तो आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे पीडीएफ में। मैं यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शन को सॉल्व करूंगा जो मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे नए आए हैं अभी बच्चों, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे केवल यही एक ऐसा चैनल है 2 क्लासेस जिसपे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, शायद आपने ना लगाई हो, आपको ना पता हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो फॉर्म में, हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। मतलब अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना और आपने सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारा देख लिया, ठीक है, तो उसमें भी हमने हर एक क्वेश्चन में जिस हिसाब से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चलता है, चैप्टर वाइज चलता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको एकदम हाई फाई कॉन्सेप्ट पे ले आता है, तो हमने हर एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन वाइज वहां समझाया हुआ है। ठीक है, तो पिन कमेंट चेक करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर वीडियोस देखने में आपको कोई डाउट आता है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। कौन से नंबर पे, 7503644171, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अगर आपको प्लेलिस्ट देखने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे क्वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं करिएगा, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो उस नंबर पे 7503644171 पे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो न्यू स्टूडेंट्स प्लीज चेक द पिन कमेंट। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, यहां पर बच्चों फेरस सल्फेट को हम लोग हीट कर रहे हैं किसमें, ड्राई टेस्ट ट्यूब में। ड्राई टेस्ट ट्यूब मतलब सूखी हुई टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए बच्चों, एकदम उसको अच्छे से पहले हम साफ कर लेंगे और उसको सुखा लेंगे टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट्स, और टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डालना है, आपने टेस्ट ट्यूब में डालना है पहले क्या, फेरस सल्फेट। अब देखिए बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट, मैं आपको बताऊं। देखिए फेरस जो आयन होता है आपका वो क्या होता है, Fe2+, ये होता है फेरस आयन। ठीक है, और Fe3+ जो होता है वो होता है आपका फेरिक आयन, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये होता है आपका फेरस आयन, और Fe3+ होगा तो ये होगा आपका फेरिक आयन। तो फेरस सल्फेट हमको बनाना है, फेरस आयन Fe2+ और SO4 2-, ये क्या होता है आपका सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये 2 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, Fe2SO4 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों की वैलेंसी सेम है आयन की, दोनों आयन की, तो ये हो जाएगा FeSO4। सबको पता है इतना, क्लास 9 में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से आ गया फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जो फेरस सल्फेट हमारी लैब में अवेलेबल होता है, पता है वो हेप्टाहाइड्रेटेड होता है। हेप्टाहाइड्रेटेड मींस उसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं। ठीक है, तो लैब में हमको जो मिलेगा फेरस सल्फेट, लैब में जो अवेलेबल होता है वो होता है FeSO4.7H2O। 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें लगे होते हैं, और इसका कलर होता है बच्चों ग्रीन कलर का। कैसा होता है इसका कलर, ग्रीन कलर का। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हो, ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जैसे ही आप इसको हीट करते हो, सबसे पहले जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ये जो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये निकल जाते हैं सबसे पहले, यानी कि आपको मिलेगा क्या, FeSO4। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, और ये व्हाइट कलर मिलेगा आपको। ठीक है, और प्लस 7 वाटर यहां से बाहर हो जाएंगे। करेक्ट, सही है। अब देखिए बच्चों, ये भी सॉलिड होता है, ये होता है आपका ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ओनली फेरस सल्फेट क्या होता है आपका, व्हाइट कलर का। ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। एनहाइड्रस मतलब वाटर, इसमें एन मतलब नहीं है, हाइड्रस मतलब वाटर, इसमें वाटर नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखिए यहां पे बाहर हो गए। ठीक है ना, ओके, तो ऐसा कुछ होता है सबसे पहले। अब यहां सिंप्लिसिटी के लिए आपको एग्जाम में अगर रिएक्शन लिखनी है, वैसे तो इस क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं लिखनी है, बट बता मैं इसलिए रहा हूं बिकॉज 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे। सुनो बच्चों, लैब में हम क्या करते हैं, इस फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, यहां पे हमने इसमें डाला फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये देखिए
यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए रिएक्शंस हम ऐसे लिखेंगे, ओनली FeSO4 को हम लेंगे जो कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में हमने लिया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड? बच्चों फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? फेरिक आयन क्या होता है अभी बताया था, Fe3+ और ऑक्साइड आयन होता है आपका O2-, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Fe2O3, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3 ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड। ये बच्चों सॉलिड कलर का, ब्राउन कलर का आपको पाउडर जैसा कुछ वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा कौन सा कलर का? ब्राउन कलर का। साथ में निकलेगी बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में निकलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से जरा चेक करिए इसको, अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ देखिए आयरन कितने 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी Fe यानी कि आयरन कितने हो जाएंगे 2, सल्फर भी 2 हो गए और ऑक्सीजन 2 4 8 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 + 2 5 5 + 3 कितने हो गए 8। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर, ये जो गैसेस निकलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो गैसेस निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कलरलेस गैसेस होती हैं, मतलब इनका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होंगी, ठीक है। जैसे भी एयर में आपको कोई कलर नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी आपको कोई कलर नहीं दिखाई पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है स्टूडेंट्स, पता है इसकी स्मेल कैसी होती है? चोकिंग स्मेल, चोकिंग स्मेल। ये चोकिंग स्मेल क्या होती है? चोकिंग स्मेल केमिस्ट्री में हम उसको बोलते हैं कि जिसकी स्मेल आने पर हमें अपनी नाक बंद करनी पड़ती, घुटन होने लगती है, उस स्मेल को हम क्या बोलते हैं? चोकिंग स्मेल, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल कैसी होती है? चोकिंग स्मेल। इसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, जैसे सल्फर को जला दिया गया हो ऐसी स्मेल आती है, तो हमें अपनी नाक बंद करने का मन करता है ऐसा, ठीक है। उसको हम झेल नहीं सकते इसको, इसलिए उसको हम चोकिंग स्मेल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने फेरस सल्फेट लिया ड्राई टेस्ट ट्यूब में, ओके और उसके बाद जब आपने इसको हीट किया, स्ट्रांगली आपने इसको हीट किया, तो मुझे बताइए आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखी? ग्रीन कलर से आपको क्या मिलेगा? ब्राउन कलर। वैसे तो ग्रीन से पहले व्हाइट होगा, व्हाइट से फिर ब्राउन होगा, ठीक है ना। तो हमने अपनी रिएक्शन जो एग्जाम में स्टार्ट करनी है वो हमने यहां से नहीं स्टार्ट करनी, अगर आप चाहो तो अलग से दिखा सकते हो, ठीक है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सबसे पहले फेरस सल्फेट बनेगा क्योंकि इसमें से 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं, ठीक है। सुनो, ये 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। ये क्लास में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगने की वजह से किसी क्रिस्टल में कलर आ जाते हैं, ठीक है। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। यहां सिंप्लिसिटी के लिए आपको जो एग्जाम में रिएक्शन दिखानी है वो ऐसे ही दिखानी है, ठीक है ना, यहीं से दिखानी है FeSO4, बिकॉज ये आप लेके चलोगे ना तो आपको फिर काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर बैलेंस करना पड़ेगा। आप चाहो तो बोल सकते हो हाँ भाई स्टेप नंबर 1 में ऐसा हुआ, फिर स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ होगा? फेरस सल्फेट सॉलिड यहां पे रह गया होगा टेस्ट ट्यूब में और ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐसा उड़ गए होंगे, वेपर बन के निकल गए होंगे, गर्मी तो कर रहे हो, तो यहां से आपको रिएक्शन दिखानी है। तो मोटी मोटी बात आपको क्या लिखनी बताइए? ग्रीन कलर से आपको क्या मिल गया? ब्राउन कलर मिला। ब्राउन कलर किसकी वजह से मिला? फेरिक ऑक्साइड की वजह से मिला। ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, गैस निकलेगी, कैसी गैस निकलेगी? कलरलेस गैस निकलेगी, ठीक है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन यहां पे आप देख रहे हो कि जो भी गैस यहां पर निकलेगी बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है जो कि चोकिंग स्मेल होती है। बात समझ में आई? तो ग्रीन से कैसा हो गया कलर? ब्राउन। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि चोकिंग स्मेल आती है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रही, तो ये 2 आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बताइए कोई डाउट है इसमें? कर सकते हो, 1 मार्कर में आए चाहे 2 मार्कर में आए, ठीक है ना। आइए जरा देख लेते हैं बच्चों इसका आंसर हमने कैसे लिखा हुआ है। ये देखिए आंसर में हमने 3 पॉइंट आपको यहां पे दिए हुए हैं। इन्होंने बोला था कि कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन लिखिए, कब? जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है ड्राई टेस्ट ट्यूब में, ओके। तो देखिए फर्स्ट है क्या? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी, इनिशियल लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। इन्होंने व्हाइट का कोई जिक्र नहीं किया यहां पर, क्योंकि व्हाइट कलर वो पल भर के लिए आता है और फिर फटाक से वो ब्राउन में चेंज हो जाता है ना, क्योंकि ये पल भर के लिए बनता है आपका फेरस सल्फेट सॉलिड, ठीक। तो हम लिखेंगे भाई ग्रीन कलर किसमें चेंज हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर में, ओके। उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन है कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। बच्चों ये ऑब्जर्वेशन मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, सुन लीजिए। कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड मतलब आपको कैसे पता चला भाई कलरलेस गैस इवॉल्व्ड हो रही? वैसे तो स्मेल आएगी ना, तो आप लिख सकते हो इसको भी, ठीक है। ये देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने आपको दी हुई है कि गैस विद चोकिंग स्मेल इज इवॉल्व्ड, और ये चोकिंग स्मेल किसकी वजह से आती है? ड्यू टू द व्हाट? ड्यू टू द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन्ड। कोई डाउट है बताइए? कर सकते हो। फिर से एक बार बता दूं बच्चों, आपको यही रिएक्शन लिखनी है सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो एग्जाम में आप बता सकते हो यहां पर, हाँ भाई कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट पहले फेरस सल्फेट में चेंज हुआ, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहां पर गैस बन के उड़ गए। कोई डाउट है बताइए? कर सकते हैं, ओके। तो कर लीजिए।
स्टूडेंट्स इसी में एक चीज और डिस्कस करनी है, अगर हम आपसे पूछें कि ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, तो जवाब है ये डीकंपोजिशन का एग्जांपल है, थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब हीट देकर उसका टेम्परेचर बढ़ाकर, डीकंपोज मतलब इसको आपने 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में ब्रेक कर दिया। चेक करिए, फेरस सल्फेट 3 कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और हीट दिया है, ब्रेक हुआ है इसलिए डीकंपोजिशन, हीट दिया है इसलिए थर्मल शब्द लगेगा। तो थर्मल डीकंपोजिशन का ये एग्जांपल भी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन में आपसे पूछा गया था आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन 1 ml, ml मतलब मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में कि भाई मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपको पता है क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, मतलब उस मेटल से करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो आइए रिएक्शन करा देते हैं फटाफट। 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो देखिए बच्चों, सोडियम मेटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na, और यहाँ लिखेंगे सॉलिड। ठीक है, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में लिया, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl और एक्वस। एक्वस क्यों, ऑब्वियसली डाइल्यूट किया गया वाटर के साथ मिलाकर एसिड को। ठीक है ना, तो सोडियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स। अब बच्चों सोडियम का सॉल्ट क्या होगा बताइए, सोडियम का सॉल्ट क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। बहुत इजी, NaCl, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, Na+ होता है और Cl-, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा यहाँ NaCl। ठीक है, और साथ में क्या इवॉल्व होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस। अच्छा थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम क्लोराइड बनेगा, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें सोडियम डाला, तो ये जो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। करेक्ट, उसी में जो वाटर तो अवेलेबल है ही ना, उसी में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये एक्वस मतलब वहाँ वाटर मौजूद है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्वस लिख दिया हमने, एक्वस सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व हो गई। अगर आप चाहें तो उसको बैलेंस भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर बच्चों, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। करेक्ट, अब यहाँ पर Cl कितने हो गए, क्लोरीन कितने हो गए, तो 2, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ा। अब यहाँ से सोडियम कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया। ठीक है, अब इसका अगर हम आंसर करें, क्योंकि इन्होंने ओनली हमको प्रोडक्ट पूछा था, जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बच्चों हमें क्या क्या मिले, सोडियम क्लोराइड मिले और हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है, तो नोट कर देते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों प्रोडक्ट में, सोडियम क्लोराइड हमको मिला, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, और सेकेंड प्रोडक्ट आपको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। करेक्ट, अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी बच्चों पूछा जा सकता था। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, यहाँ पे अगर हम बर्निंग स्प्लिंटर लेके आएंगे, ठीक है, बर्निंग स्प्लिंटर लेके आएंगे अगर, तो साउंड कैसा होगा, पॉप साउंड। पॉप साउंड कैसा होता है, दिस इज पॉप साउंड। ओके, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो बच्चों, इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है, लेकिन आप भूले ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने वॉशिंग सोडा पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है आपने, वॉशिंग सोडा। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर मैं कर रहा हूँ, ये सब भी मैं समझाऊंगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, देखिए वॉशिंग सोडा सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता था, Na2CO3.10H2O। याद है आप लोगों को, क्या होता था, Na2CO3.10H2O। देखो बच्चों, वॉशिंग सोडा तो इसका कॉमन नेम है, बट इसका केमिकल नेम क्या है, सभी बच्चे ध्यान दें, इसका इस सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है आपका सोडियम कार्बोनेट, और 10 के लिए क्या लगाते हैं, डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, आपको आंसर में सिर्फ इतना ही लिखना है, क्या, ये रहा इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसका कॉमन नेम बच्चों वॉशिंग सोडा, ये तो आप लोग को सभी को पता होगा, है ना। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम है इसका, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, वॉशिंग सोडा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका केमिकल नेम जो है, ये फॉर्मूला है बच्चों, शॉर्ट में लिखा है मैंने फॉर्मूला। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, जिसको हम वॉशिंग सोडा कॉमन भाषा में बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा सॉल्ट है, जब हमने सॉल्ट के यूजेस पढ़े थे क्लास में, तो याद है हमने आपको बताया था कि वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है स्टूडेंट्स, वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन से सॉल्ट का यूज करते हैं,
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। ओके, तो ये बात हो गई। अब आपको 1 में से 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गए कंप्लीट, बस इतना ही लिखना है इसमें। करेक्ट, इन्होंने यही तो पूछा आपसे। राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो केमिकल नेम क्या है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। और अगर इसका कॉमन नेम भी पूछ लेते हो तो हम बता देते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इससे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाती है। अब आप भूले ना, इसलिए आइए जरा हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सुनिए स्टूडेंट्स, ये परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है वाटर में? ठीक है, ये जो अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ये बात भी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना लिखना है। तो परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है बच्चों वाटर में? सुन लीजिए, परमानेंट हार्डनेस तब होगी वाटर में जब आपको, ध्यान से सुन लीजिए, जब आपको बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स मिले वाटर में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स मिले, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स मिले। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस होगी वाटर में। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे टेम्परेरी हार्डनेस जब होती है वाटर में, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस में क्या करते हैं, वाटर को सिंपली बॉईल कर देते हैं। तो वाटर का जब बॉईल कर देते हैं तो जो भी सॉल्ट होगा हमारा वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, बाहर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास सॉल्ट क्या क्या है, ध्यान से चेक करिए। आपके पास कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम का क्लोराइड बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCl2, ये मौजूद हो सकता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है, यानी कि MgCl2 मौजूद हो सकता है वहाँ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर कैल्शियम का नाइट्रेट मौजूद हो सकता है। नाइट्रेट का बच्चों आयन का फॉर्मूला क्या होता है? NO3 माइनस होता है, तो कैल्शियम के साथ इसका नाइट्रेट बनाइए, क्या हो जाएगा? CaNO3 होल ट्वाइस। तो आपको यहाँ पे मिल सकता है कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि CaNO3 होल ट्वाइस। भाई चेक करो ना, 1 इधर आ जाएगा 2 इधर। इसी तरीके से आपको मिल सकता है यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट यानी कि MgNO3 होल ट्वाइस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मिल सकता है आपको क्या? कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, और क्या मिल सकता है यहाँ पर? मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4। तो ये सब जो सॉल्ट होते हैं ना, जब आप बॉईल करोगे वाटर को, आप सोच रहे हो कि भाई लाओ बॉईल कर दें और इसमें जो भी आयंस प्रेजेंट हैं, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो भी आयंस सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट हैं ऑब्वियसली, तो आप सोच रहे हैं प्रेसिपिटेट हो जाए, फिर हम इसको छान लें, फिल्टर कर लें, तो हमारा वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप इसको बॉईल करते हैं बच्चों हार्ड वाटर को, तो ये सब ऐसे सॉल्ट्स हैं, ये प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं बॉइलिंग से। ठीक है, तो देखिए यही हमने लिखा है, इट इज नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय बॉइलिंग। अब यहाँ पे बड़ा लफड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो गई। अब चाहे जितना वाटर बॉईल कर लो तो उसमें प्रेजेंट ही रहेंगे। ठीक है, तो इनके कारण हम बोलते हैं भाई वाटर कैसा है? हार्ड है। ठीक, केमिस्ट्री की भाषा में बोला था वाटर हार्ड है, ऐसा नहीं कि तुम्हें छूने से हार्ड लगेगा, वो पानी जैसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखेगा नॉर्मल वाटर जैसा, बस उसमें ये सब कैल्शियम मैग्नीशियम के सब सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ? वॉशिंग सोडा के साथ, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के साथ ट्रीट करते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको होता क्या है। एक रिएक्शन यहाँ पे मैं छोटी सी आपके समझने के लिए बच्चों लिख देता हूँ। तो जगह मेरे पास कहाँ है? यहाँ पे देखिए बच्चों, देखिए कैल्शियम 2+। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्यों लिखा, हमें क्या पता कि कैल्शियम का क्लोराइड मौजूद है, कैल्शियम का नाइट्रेट मौजूद है, कि कैल्शियम का सल्फेट मौजूद है, या मैग्नीशियम का क्लोराइड मौजूद है, मैग्नीशियम का नाइट्रेट मौजूद है, हमें नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन यहां आपको आयनिक फॉर्म में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? आयनिक फॉर्म में। ठीक है, तो Ca2+, ये कहां से आया होगा बताओ? ये कैल्शियम के सॉल्ट से आया होगा। कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम सल्फेट कहीं से आया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, और रिएक्शन थोड़ी सी इजी रहे इसलिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वाला यहाँ पे .10H2O हम नहीं लगाएंगे, ओनली Na2CO3 हमने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये जो सोडियम कार्बोनेट वाला पार्ट है, ये आपका वॉशिंग सोडा में से जो कार्बोनेट है ना, वो कार्बोनेट क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिए, वो कार्बोनेट बच्चों ये वाले कैल्शियम के सॉल्ट में से कैल्शियम आयन को खींच लेता है, मैग्नीशियम के सॉल्ट में से मैग्नीशियम आयन को खींच लेता है और खींच के कार्बोनेट बनवा देता है। अब आइए जरा बनाते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट बना दीजिए बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? CaCO3। ठीक है, कैल्शियम पे क्या होता है? 2+, और कार्बोनेट सभी बच्चों को पता है CO3 2- होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अरे 2 इधर जाएगा 2 इधर, तो CaCO3। ये देखिए, ये कैल्शियम का आप कार्बोनेट बन गया बच्चों, जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है बच्चों। ये आपको मिल गया क्या? प्रेसिपिटेट। और साथ में अब देखिए ये Na+ फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहां से Na+ सोडियम आयन, ये सोडियम आयन किससे लगा होगा? चेक करो, जिससे कैल्शियम लगा होगा। चेक करो ना, अगर यहां कैल्शियम क्लोराइड होता CaCl2 तो यहां क्या बनता? NaCl। बात समझ नहीं? अगर यहां कैल्शियम सल्फेट होता तो यहां सोडियम सल्फेट बन जाता, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये सब जो भी बनेगा, ठीक है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है वाटर में। प्रॉब्लम क्यों नहीं है सोडियम क्लोराइड से? सोचो, सोडियम क्लोराइड से प्रॉब्लम क्यों नहीं? पहले समझ लो, देखो कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट बना यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया। अब आप फिल्टर कर लो इसको, फिल्टर कर लिया पानी को, तो आपको फिल्ट्रेट क्या मिला? आपको
सॉरी फिल्टर पेपर के ऊपर आपको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको फेंक दो, फेंक दिया। अब पानी में क्या मौजूद है बताइए, सोडियम क्लोराइड मौजूद है, नहीं समझ पाए। वाटर हार्ड था कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, आपने उसमें क्या डाला, वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपने डाला। रिएक्शन सिंपल रहे इसलिए Na2CO3.10H2 हमने नहीं लिखा है। अरे वो जो 10H2 हो वो वाटर में ही तो मिल जाएगा, पानी तो डाला होगा ना तुमने सॉल्यूशन में, उससे क्या मतलब उसको लिखने से, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां से क्या होता है, अगर मान लो ये कैल्शियम क्लोराइड है तो ये जो क्लोराइड आयन है ये Na के साथ मिलकर क्या बनाते होंगे, सोडियम क्लोराइड, ओके। जिसको हमने देखो, जब हमने यहाँ Cl नहीं लिखा है, CaCl2 नहीं लिखा है, जब हमने यहाँ ओनली Cl2+ लिखा है तो यहाँ पे भी हमने NaCl नहीं लिखा है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए, फिर बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ CaCl2 लिख दीजिए, यहाँ NaCl बनेगा, ठीक है ना। बात समझ में, मोटी मोटी बात सिर्फ आपको ये याद रखनी बच्चों कि कैल्शियम का जो आपका सॉल्ट है, चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड हो, चाहे वो कैल्शियम नाइट्रेट हो, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट हो, उसमें से कैल्शियम आयन को खींच लेता है कौन, कार्बोनेट आयन, और अपने साथ जोड़ लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट की खासियत क्या होती है, ये बच्चों सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट इसका मिल जाता है आपको। तो हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन हमने कराई और ऐसा फिल्टर पेपर लेके इसको वाटर को छान लेंगे हम। जब वाटर को छान लेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या मिल जाएगा आपको बताइए, फिल्टर पेपर के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट। और फिल्टर पेपर के ऊपर जो प्रेसिपिटेट मिला है उसको फेंक दो। अब नीचे जो पानी मिला है उसमें ध्यान रहे सोडियम का सॉल्ट प्रेजेंट है बच्चों, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। सोडियम क्लोराइड से तो आपको कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं है, चेक करिए, क्योंकि हमें पता भैया अगर सोडियम क्लोराइड मौजूद है इसमें तो हम इसको डिस्टिलेशन इसका कर लेंगे, ठीक है। इसको धीरे 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 बॉईल करेंगे और जो भी स्टीम निकलेगा उसको ठंडा कर लेंगे, वहां से वाटर अलग हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड अंदर रह जाएगा। या फिर हम इसका इवेपोरेशन कर देंगे, इसको छोड़ देंगे ले जाके, इसको धूप में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, वाटर धीरे 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 इसका वेपर फॉर्म में आता है, किसी भी फॉर्म से आप कर सकते हो उसे, और नीचे सोडियम क्लोराइड रह जाएगा। तो जो भी वाटर मिलेगा आपको आफ्टर डिस्टिलेशन वो कैसा होगा, सॉफ्ट वाटर होगा, प्योर वाटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बात समझ में ही कि नहीं आई। तो देखा आपने किस तरीके से सोडियम कार्बोनेट को हम लोग किस में यूज करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस में। परमानेंट हार्डनेस वाले वाटर को हम सॉफ्ट कर लेते हैं। सॉफ्ट का मतलब उसमें अब ये कैल्शियम के जो कार्बोनेट्स हैं या सॉरी कैल्शियम के जो क्लोराइड हैं या सल्फेट है, ये सब सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। बात समझ में, यही बात हमने लिखा है, देखिए पढ़िए जरा, यहाँ पे कह रहा है कि द कार्बोनेट्स फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में से जो कार्बोनेट होता है वो किससे रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट विद द कैल्शियम से रिएक्ट कर जाएगा, या तो मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट कर जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन विच आर प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, ओके, टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। हमें क्या मिल जाता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें मिल जाएगा और इसको हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग आपको सोडियम का सॉल्ट मिल जाएगा। और सोडियम के सॉल्ट प्रॉब्लम करते नहीं है, उसको आप डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं सॉल्ट को और वाटर आपको मिल जाएगा। कोई डाउट है? तो अब आपको आज के बाद याद रहेगा कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमने क्यों सोडियम कार्बोनेट का यूज किया। कोई डाउट है बताइए? तो इसका आंसर क्या है कि केमिकल फॉर्मूला है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका केमिकल नेम है केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O और केमिकल फॉर्मूला है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। बच्चों होमोलोगस सीरीज, आइए मैं आपको एल्केन की याद दिलाता हूं, एल्केन की होमोलोगस सीरीज। ओके, एक होमोलोगस सीरीज है एल्केन, आइए फटाफट याद दिलाते हैं, फिर हम आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला हुआ करता था वो क्या था, CnH2n+2, CnH2n+2, जहां पर n क्या होता था, कार्बन का नंबर होता था। n क्या होता था, कार्बन का नंबर होता था। ठीक है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती थी। n की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। आइए जरा लेते हैं। तो बच्चों अगर हम n = 1 ले यहाँ पर, तो ध्यान से चेक करिए, n की वैल्यू 1 रखिए, C1 और 2 1 2 2 2 4, तो C1H4 यानी कि CH4, C के नीचे 1 तो लिखा नहीं जाएगा, CH4। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, मीथेन। तो ये बन गया देखिए आपके पास मीथेन। ठीक, उसके बाद बच्चों अगर हम लोग n = 2 ले यहाँ पर, तो ध्यान से चेक करिए, C2 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 लेना है, C2 2 to the 4 + 2 C2H6, ये क्या हो गया आपका बताइए, इथेन। ठीक है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथेन, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आइए हम आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाते हुए, चलिए भी बना दूंगा मैं स्ट्रक्चर। अब n = 3 लीजिए बच्चों, तो C3 क्या हो जाएगा, 2 3 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8, तो C3H8, इसका नाम क्या होगा बताइए, प्रोपेन। ठीक, उसके बाद n = 4 अगर आप ले, इतना काफ़ी है बच्चों, शायद C4H10 हो जाएगा, चेक कर लीजिए, n का वैल्यू 4, 2 4 8 + 2 10, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्या, ब्यूट। ओके, वर्ड क्या, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग,
वर्ड रूट भी आप इसको बोल सकते हो, ब्यूट एन। ओके, एन क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो एन। अच्छा, ये हो गया, ये होमोलोगस सीरीज है, सही है। एल्केन वाली होमोलोगस सीरीज हमने आपको दिखा दी है, कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें बच्चों ध्यान से ज़रा चेक करिए, 2 सक्सेसिव मेंबर जो होंगे, देखिए 2 लगातार आने वाले मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। ध्यान से चेक करिए, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। चेक करो, ये देखिए मीथेन और इथेन के बीच में, यहाँ कार्बन कितने 2, यहाँ कितने 1, तो 2 - 1 1 कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है और यहाँ कितने 4, तो 6 - 4 2, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। देखो बच्चों, इथेन और प्रोपेन में देखिए, इथेन में कितने कार्बन है 2, प्रोपेन में कितने कार्बन है 3, तो बताओ कितने कार्बन का डिफरेंस है 1 कार्बन का। और हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है 8 हाइड्रोजन यहाँ है और 6 यहाँ है, 8 - 6 2, तो 2 सक्सेसिव मेंबर में आपको CH2 का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो 2 सक्सेसिव मेंबर्स में आपको CH2 ग्रुप का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, इसके कारण मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस आएगा? कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 12 + 2 × 1 2, तो कितना आ जाएगा 14 यूनिट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास में आपको कितना डिफरेंस दिखाई पड़ेगा 14 यूनिट। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है बच्चों, तो आप कोई भी 2 सक्सेसिव मेंबर लेके उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो 14 यूनिट का ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूं बच्चों प्रोपेन को और ब्यूटेन को, आइए जरा दिखाते हैं हम आपको। देखिए प्रोपेन क्या है आपका C3H8, तो C3H8, और बच्चों ब्यूटेन है आपका C4H10। आइए जरा हम आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाते हैं, किसका, प्रोपेन का और ब्यूटेन का। तो आइए जरा बच्चों प्रोपेन का हम लोग निकालते हैं। प्रोपेन का कैसे निकालोगे, कार्बन कितने 3, कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 × 3 12 × 3 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और 8 हाइड्रोजन, तो 8 × 1, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 × 3 कितना हो जाएगा 36 और प्लस 8 × 1 8, तो कितना हो जाएगा ध्यान से चेक करिए 36 + 8 कितना होता है बच्चों 44, सही है। अब आइए जरा ब्यूटेन का निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा आप लोग। 4 × 12 कार्बन का 12 होता है ना, 12 4 कितना हो जाएगा 48 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 10 × 1 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 58 हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों 58 - 44 करिए, तो 8 - 4 तो 4 हो जाएगा और 5 - 4 1, ये देखिए कितना डिफरेंस आ गया बताइए 14 यूनिट का। यानी कि होमोलोगस सीरीज में 2 कॉन्सेक्यूटिव मेंबर में मॉलिक्यूलर मास का कितना डिफरेंस होता है 14 यूनिट का, और CH2 ग्रुप का भी डिफरेंस यहां पर होता है। ओके, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों यहां पे हम आपको एल्केन फैमिली के सभी मेंबर्स की रिएक्शन करा के दिखा रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में। आइए एक एक रिएक्शन कराते हैं। इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना होगा बच्चों। तो मीथेन क्या होता है, देखिए ये देखिए यहां पर, ठीक है, ये मीथेन है, एक कार्बन होगा और कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, आपको पता है सभी वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट है। यहाँ पे यदि आप क्लोरीन से रिएक्शन इसकी कराते हो तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, क्लास में हमने पढ़ाया है कि ये क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से, तो क्या बन जाता है आपके पास, ये देखिए 3 हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे एक क्लोरीन लग जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है, देखिए क्लोरीन यहाँ कितने एटम है 2, एक एटम तो यहाँ लग गया, ये वाला हाइड्रोजन निकल के, भाई क्लोरीन क्या होता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl ना, क्लोरीन आपने पढ़ा है ना क्या होता है बताइए, Cl2 का मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो करना क्या है, ये वाला HCl आपको बाहर कर देना है, तो यहाँ से देखिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ से बन जाएगी, और ये देखिए जो Cl है, ये Cl कहाँ पे लग गया जाके, इस हाइड्रोजन की पोजीशन पे। ये तो पहले तो ये मीथेन था, अब ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब आइए आपको दिखाते हैं, ये रिएक्शन आगे भी चलती रहती है, क्लास में पढ़ाया, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये हाइड्रोजन भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, 4 स्टेप में रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, क्लास में आपको बताया फ्री रेडिकल आप टेंशन मत लो। मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं कि जैसे ही मीथेन ने रिएक्शन किया है बच्चों, सेम तरीके से आपका इथेन भी रिएक्शन करता है। आइए जरा इथेन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए बच्चों, तो C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, 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 यहाँ पे H। चेक करो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड भी होगा, क्योंकि ये क्या है, एल्केन फैमिली का मेंबर है। एल्केन फैमिली में कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। यदि आप इसकी भी रिएक्शन बच्चों किससे कराएंगे, क्लोरीन गैस से, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे क्लोरीन आपको लगा देना है, तो क्या बनेगा C और यहाँ पे H, यहाँ पे H, C सिंगल बॉन्ड C, H और यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H और यहाँ लग जाएगा Cl पहले, और HCl निकलेगा, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ एक Cl लग जाएगा और ये वाला H, और यहाँ से एक जो Cl मिलेगा वो आपको क्या दे देगा, HCl दे देगा। ये भी रिएक्शन लगातार चलती जाएगी, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पहले ये क्या था बताइए, इथेन था, अब क्या बन गया, क्लोरोइथेन। यानी कि एल्केन से क्या बन जा रहा है, हेलो एल्केन। अरे ये हेलोजन ही तो होते हैं Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन है ना,
तो यहां पे बच्चों आपको एल्केन से क्या मिल रहा है, हेलो एल्केन। अगर आप हेलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, यहां आपने कौन सा हेलोजन चूज किया है, क्लोरीन चूज किया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ऊपर यहां पे आप सनलाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे आप सनलाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए बच्चों, यहां पर होमोलोगस सीरीज के मेंबर आपको केमिकल रिएक्शन भी कैसी दिखा रहे हैं, सिमिलर केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, एक जैसी केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मीथेन क्लोरोमीथेन बनाता है तो आपका इथेन भी क्या बना रहा है, क्लोरोइथेन, यानी कि हर एक एल्केन क्या बना रहा है आपका, हेलो एल्केन। सुन लो ध्यान से, ये बात हो गई। यानी कि अभी अभी आपने सीखा होमोलोगस सीरीज में दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में कि कौन से ग्रुप का डिफरेंस होगा, CH2 का। दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितना मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा, 14 यूनिट का। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि होमोलोगस सीरीज के कोई भी मेंबर लो बच्चों, वो एक जैसी ही रिएक्शन आपको दिखाएगा। सही है, ऐसा नहीं है कि ये मेंबर आपको अलग केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, ये मेंबर आपको अलग केमिकल रिएक्शन, नहीं, सबके सब सिमिलर केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे। अब सिमिलर मैं इसलिए बोल रहा हूं, सेम मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि प्रोडक्ट आपको सेम थोड़ी ना मिलेगा, है ना। इसी के सिमिलर, जैसे ये क्लोरोमीथेन है तो ये क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब यहां पर बच्चों आप एक चीज और थोड़ा सा देखिए कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, बताइए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्केन में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्केन फैमिली में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वैसे तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ, कार्बन इस कंपाउंड को अच्छी तरीके से पढ़ें जाके पहले, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, यही कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, यही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है। अब आप बच्चों देख लीजिए, मीथेन में तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ेगा, बिकॉज एक ही तो कार्बन है, तो दूसरा कार्बन ही नहीं, तो दूसरा कार्बन आप कहां से ढूंढोगे, है ना। लेकिन इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से यदि आप प्रोपेन का बच्चों स्ट्रक्चर यहां पर बनाएं, ठीक है, तो आइए जरा हम लोग प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहां पे जगह ही नहीं बच रही बच्चों, कहां पे बनाएं, यहां पे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोपेन का स्ट्रक्चर, कार्बन कितने यहां पर 3 है, और बची हुई वैलेंसीज को हम लोग किससे फिल करेंगे, हाइड्रोजन से। तो ये सब जगह देखिए आपके पास यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ हर जगह आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से यदि आप ब्यूटेन को बनाना चाहें तो ब्यूटेन में भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ब्यूटेन कहीं बना देता हूं बच्चों में, यहाँ पे देखिए ये सब जगह आपका हाइड्रोजन लगा। ब्यूटेन में आपके 4 कार्बन होंगे, ओके, और सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक। कोई डाउट है? अब आइए जरा अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम यहां पे आंसर करते हैं कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज। आपको A B C D 4 ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, किसमें, किसी होमोलोगस सीरीज में। तो यहां हमने आपको एल्केन होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल दिया, कह रहा गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आइए जरा देखते हैं बच्चों, ऑप्शन ए देखते हैं, कह रहा कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व, नॉट ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन ए ही तो नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, चेक कर लो। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया जाता है क्या, नहीं, ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होता, हर एक मेंबर सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाता है, चेक करो, ठीक है। अगर आप पहला मेंबर उठाओ, वो जैसे केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है, सेकंड मेंबर भी वैसी केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, थर्ड मेंबर भी वैसी केमिकल रिएक्शन दिखाएगा। तो यहां पर चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को आपको नहीं मिलेगा, बात समझ में आई। तो याद देखिए हमने आंसर क्या किया हुआ है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज इज नॉट ऑब्जर्व। व्हाई, इसका रीजन ये देखिए बच्चों हमने लिखा हुआ है, हाँ बताइए इसका रीजन क्या होगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं देखने को मिलता है। तो जवाब है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है इसमें। सेम फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिमिलर या सेम टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं बच्चों। तो रीजन क्या है इसका, इट डज नॉट अकर ड्यू टू, मतलब इट डज नॉट अकर, इट डज नॉट अकर मीन्स व्हाट, chemical change does not occur. Why does not occur? Chemical change does not occur due to the presence of the same functional group. Due to the presence of the same functional group. जब भी same functional group होंगे तो आपको वहां पर केमिकल चेंज नहीं देखने को मिलेगा। होमोलोगस सीरीज का हर एक मेंबर आपको एक जैसी रिएक्शन ही दिखाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसलिए हमने ए को चूज किया और उसका आंसर भी हमने लिख दिया। आइए बच्चों जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बी, सी और डी को हमने क्यों नहीं चूज किया। तो बी में देखिए, डिफरेंस इन CS2 एंड 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास। दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CS2 ग्रुप का गैप होता है और 14 मॉलिक्यूलर मास का गैप होता है। यस, ये तो होता है, ये तो ऑब्जर्व होता है। उन्होंने क्या पूछा था, जो ऑब्जर्व नहीं होता है वो बताओ। तो ये तो ऑब्जर्व होता है, इसलिए हमने इस पर टिक नहीं लगाया।
नेक्स्ट है ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप समझिए। इसको समझाने के लिए मुझे यहां थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, जब आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे जाएंगे बच्चों, तो आपको ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि डेंसिटी, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहला मेंबर क्या है आपका? मीथेन है। ध्यान से चेक करिएगा, सबसे पहला मेंबर क्या है यहां पे आपका? मीथेन है। दूसरा मेंबर देखिएगा स्टूडेंट्स जरा आपका क्या है? इसको भी बच्चों में हटा ही दे रहा हूं, है ना, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। ओके, तो यहां पर आपका जो दूसरा मेंबर है वो क्या है? इथेन है। ये देखिए, ठीक है। और तीसरा मेंबर जो है वो आपका, ये यहां फिर से मुझे जगह चाहिए होगी, थर्ड मेंबर जो है आपका वो क्या है? प्रोपेन है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट मेंबर जो है वो क्या है आपका? ब्यूटेन है। इसके बाद आपका पेंटेन आएगा, फिर हेक्सेन आएगा, फिर हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस तरीके से आते जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 14 ज्यादा होगा। तो इसका पहले चेक कर लो कितना होगा? 12 और 4 हाइड्रोजन, 12 4 16। तो 16 इसका होगा। अब 16 में 14 ऐड कर दो, 16 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 10 1, ये कितना हो जाएगा? 30। अरे यार कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ गलत हो जाए तो 30। और फिर इसका कितना हो जाएगा? 30 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 में 14 ऐड कर दो स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 58 हो गया है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहां पर फिजिकल ग्रेडेशन हुआ कि नहीं? मॉलिक्यूलर मास क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। और एक बात बता दूं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी किस में आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे जैसे आप होमोलॉगस सीरीज में ऊपर से नीचे जाओगे स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे आप लोग तो बॉइलिंग पॉइंट यहां क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा सर? सुन लो ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों इसलिए इंक्रीज करेगा, जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ध्यान से चेक करिए, ये मॉलिक्यूल तो छोटा है लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा है? बड़ा है। चेक करो ना, इसका चेन थोड़ा सा लंबा है, 2 कार्बन है। यहां पे चेन और लंबा हो गया, यहां पे चेन देखिए और लंबा हो गया। तो सुनिए, मान लीजिए कि हमने ये देखिए फ्लास्क ए है, ठीक है, और यहां पे आपके पास फ्लास्क बी है, ठीक है। आपके पास बच्चों फ्लास्क ए में रखा हुआ है इथेन, ये देखिए ये इथेन, और फ्लास्क बी में आपके पास रखा हुआ है यहां पर क्या? प्रोपेन, या फिर आप यहां पे देख लीजिए, चलो प्रोपेन ले लो, ठीक है। प्रोपेन में आपके 3 कार्बन है ना। तो बच्चों कौन फटाफट बॉईल कर जाएगा? बॉईल करने का क्या मतलब होता है? बॉईल करने का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के निकल जाए। अब सरफेस को छोड़ के तो तब निकलेंगे ना जब अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना। सोचो अगर अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रख रहे हैं तो वो सरफेस को निकल के सरफेस वो मतलब ये जो भी यहाँ पे ऐसा सरफेस होगा यहाँ से मॉलिक्यूल को निकल के जाने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। अब सुनो एक बात बताओ, आपके पास इथेन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये अच्छी तरीके से एक दूसरे को पकड़ेंगे कि प्रोपेन के मॉलिक्यूल हैं 2 वो अच्छी तरीके से पकड़ेंगे? तो जवाब है प्रोपेन के मॉलिक्यूल अच्छी तरीके से पकड़ेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये इथेन का मॉलिक्यूल, ये भी इथेन का मॉलिक्यूल, ये इनका जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो कैसा है? कम है। चेक करो, छोटी चेन है तो कॉन्टेक्ट एरिया कैसा है? कम है। ये देखिए, ठीक, तो ये एक दूसरे को अच्छे से नहीं पकड़ के रख पाएंगे। तो जैसे ही आप इसको हीट दोगे ये बॉईल करके इसका कांटेक्ट छोड़ के चला जाएगा। लेकिन बच्चों प्रोपेन के मॉलिक्यूल को देखिए, ये 2 प्रोपेन मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे ना इसमें, मैंने तो एक ही बनाया है, बहुत सारे, तो किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचिए, ये ऐसे, तो इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया कांटेक्ट एरिया क्या है? ज्यादा है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स आपको अच्छे से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। तो जब आप बॉईल करोगे तो आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा इसके जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने के लिए, तभी तो ये छोड़ के सरफेस से बाहर जाएगा, तभी तो आप बोलोगे बॉईल हो गया, ठीक है। यानी कि होमोलॉगस सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे जाते जाते हो तो कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है। कार्बन का नंबर बढ़ने से आपका जो कार्बन चेन का लेंथ है वो इंक्रीज करता जाता है। कार्बन चेन का लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो सरफेस कांटेक्ट सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा। कांटेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा होने से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि ज़्यादा होगा तो आपको बॉयल करवाने में, यानी कि मॉलिक्यूल को आपस में छुड़वाने में आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको बहुत हीट देनी पड़ेगी। जब आप हीट देंगे और थर्मामीटर्स में आपने लगा के रखा हुआ है तो टेम्परेचर आपको हाई देगा, दिखाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो। ये फटाफट बॉईल हो जाएंगे, ये बॉईल होने में टाइम लगाएंगे, कोई डाउट है? तो बॉइलिंग पॉइंट किसका एग्जांपल था बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी का। तो बताइए इस होमोलोगस सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे गए तो आपको ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिला कि नहीं मिला? ग्रेडेशन का मतलब धीरे धीरे चेंज होना, ग्रेडेशन का मतलब धीरे धीरे चेंज होना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा इसका प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट, और प्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट। कोई डाउट है बताइए? तो ये बात भी तो बच्चों बिल्कुल सही लिखी थी इन्होंने, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए हमने इस पे भी टिक नहीं लगाया, क्योंकि हमें जो करेक्ट नहीं था वो चूज करना था। उसके बाद डी देखिए, सेम फंक्शनल ग्रुप। बच्चों होमोलोगस सीरीज में तो यही बात तो फेमस है कि यहाँ पे हर एक मेंबर में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्केन फैमिली में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हर एक कार्बन के मतलब कोई भी मेंबर आप यहाँ पे उठा लो, पहला मेंबर छोड़ के कोई भी मेंबर उठा लो, तो आपको हर बार कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमने इसको भी चूज नहीं किया, क्योंकि हमें रॉन्ग चूज करना था। ओके, तो कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखिएगा, आप लोग बीच में छोड़ के चलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, लेंदी होगा नो डाउट, टाइम टेकिंग होगा, बट आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, बिकॉज यही सैंपल पेपर से ही आपको 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में घुमा कर मिल जाएंगे, ठीक है। तो एंड स्क्रीन चेक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और अगर अभी तक आपका कोई भी चैप्टर नहीं कंप्लीट है तो पिन कमेंट चेक करें और उस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, चाहे आपका वो लेक्चर्स हो, क्लासेस हो, और चाहे आपका वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो। ऑल द बेस्ट।